तो स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने इस कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर मौजूद हूँ और बात करेंगे राजधानी देहरादून की जन समस्याओं को लेकर के। और उन समस्याओं पर भी बात करेंगे जो जनता के मुद्दों से जुड़ी है, जनता के हित से जुड़ी है और जनता उनकी मांग लंबे समय से कर रही है। राजधानी देहरादून के अंदर जिस तरीके से जल जीवन मिशन की पेमेंट को लेकर के लगातार लोग धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग ये है कि जल जीवन मिशन में जो कार्य उन लोगों ने किया है उनकी पेमेंट को लेकर के भुगतान सही समय पर नहीं हो पा रहा है। लगातार उत्तराखंड के अंदर चल रही स्कीम्स को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में धरने प्रदर्शन को लेकर के जो जनता है या कहीं की जो लोग हैं वो आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। आज इसी प्रोग्राम के लिए हम देहरादून के इंदर बाबा जो मार्ग है वहाँ पर मौजूद है और हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो धरने पर बैठे हैं और उनसे समझेंगे कि क्या कुछ ऐसे कारण हैं, क्या कुछ ऐसी उनकी मांगे हैं जिनको लेकर के धरना कर रहे हैं। क्योंकि लगातार आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर बीते कुछ समय से जिस तरीके से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और ये साल चुनावी साल है। देखिए कि इस साल जो चुनाव है उसकी घोषणा हो जाएगी और चुनाव को लेकर के जो सरकार है वो अपने अपने जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। चाहे बात कांग्रेस की करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की करे, दोनों ही पार्टियां नए साल की शुरुआत में ही, अभी नए साल का 1 महीना भी नहीं बीता है और लगातार पूरे उत्तराखंड के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और उन धरने प्रदर्शन को लेकर के जिस तरीके से राजनीति विपक्ष कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सरकार में है उनकी इमेज पर डेंट लग सकता है। और बीते दिन आपने देखा कि अंकिता भंडारी मामले को लेकर के भी लोगों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग करी, सरकार को झुकना पड़ा, सीबीआई जांच कराने पड़ी। साथ ही साथ जिस तरीके से जो युवा थे पेपर लीक मामले में धरने पर थे उनके लिए भी सीबीआई जांच करानी पड़ी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड के जिसको लेकर के लगातार लोग सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं और जो विपक्ष है उसके ऊपर राजनीति कर रहा है। हम चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जल जीवन मिशन की पेमेंट है या कहीं की जो भुगतान को लेकर के ये जो लोग धरने पर बैठे हैं इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ इनकी डिमांड है जिसको लेकर के आज ये धरने पर है और आगे किस तरीके की इनकी रणनीति रहेगी। आपकी आवाज़ कार्यक्रम को लेकर के हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और लोगों से समझेंगे क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड क्या कुछ है आपकी, बताइए जरा। आपने अभी देखा हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से भी हमने अपनी जो मांग रखी, हमारी मेन मांग जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको कि सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने जल जीवन की जगह जाल जीवन ठेकेदारों का बना दिया है। ठेकेदार अपना इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, लेबर पेमेंट नहीं दे पा रहे। आज ये स्थिति आ गई कि हमें यहाँ दरी बिछा के बैठना पड़ा और अब हम आगे काम करने और योजनाओं में पानी चलाने लायक नहीं बचे हैं, हमें जब तक धन आवंटन नहीं किया जाता। हमारा पूरा उत्तराखंड का 1200 करोड़ रुपए लगभग बकाया है, जो कि राज्य सरकार, भारत सरकार को देना है। पर कारण क्या है, वो एफसीआर का कुछ मसला है आप लोगों को? ये जो हमारे अधिकारियों द्वारा थर्ड पार्टी लगाई गई हैं, उसको एक रिपोर्ट बना के देनी होती है, वो रिपोर्ट नहीं बनाई है। उनको एक एफसीआर फाइनल देनी होता है, वो एफसीआर नहीं दे, जबकि योजना में पूर्ण तरह से पानी चल रहा है। 100% योजनाएं पूर्ण है। रोज गांव में अगर एक टाइम पानी ना चले तो पानी के लिए हल्ला मचता है। क्यों मचता है? पानी चल रहा है तभी मचता है ना। ग्राम प्रधान की क्या दिक्कत है? ग्राम एक नॉन टेक्निकल आदमी से आपने कह दिया कि योजना को हर घर जल कराना है, ये कहाँ का औचित्यपूर्ण वो है? कोई कमीशन मांगी जा रही है प्रधान? सर देखिए, ये मैंने आपको कहा राजनीतिक वो नहीं है प्लेटफॉर्म, इसमें मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा कि कोई बात है। रोकने का कारण क्या है? आप कह रहे हैं अन्य प्रदेशों में कुछ इस तरीके की त्रुटि पाई गई, तो क्या कुछ कारण तो आप हमारे
देश में तो अभी तक ऐसा मेरी कोई भी जानकारी में नहीं है कि कोई त्रुटि पाई गई हो, जबकि भारत सरकार की टीमों की भी जांच हो चुकी है और अन्य जांचें हो चुकी हैं। पहले हुआ कि होगी, जियो टैगिंग के बाद पैसा रिलीज होगा, जियो टैगिंग के बाद आया कि साहब केएमएल फाइल बनेगी, उसके बाद पैसा रिलीज होगा। अब एक नया इन्होंने ले आए कि यूनिक आईडी बन जाएंगी, तब होगा। तो जहां हमारे विभाग हमारे ठेकेदार भाइयों की एमबी तो कर नहीं पा रहे, तो क्या आपको लगता है ये आईडी बनना और ये बनना कोई वाजिब है और हम लोगों के इस प्रकार भुगतान हो पाएंगे? हमारे विभागों पर इतना नहीं है कि हमारी एमबी कर लें, हमारे एक्स्ट्रा आइटम वेरिएशन बना के पुटअप कर दे। सरकार ने आज तक नहीं पूछा कि ठेकेदार ने स्कीम पूरी कर दी, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे यहाँ इतने % काम पूरा हो चुका है, इतनी योजनाओं में पानी चल रहा है। जब पानी चल रहा है तो ठेकेदारों का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? भुगतान कोई भी अनुबंध जब गठित होता है तो उसमें अनुबंध में हर चीज तय सीमा में होती है कि कितने समय में कार्य पूरा करना है, कब कब भुगतान किए जाएंगे। हमारे कार्य 100% पूर्ण होने के बाद भी उनके भुगतान नहीं हुए। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी इस तरीके से पेमेंट नहीं, और लगभग कितने का भुगतान? देखिए, हमने पहले भी आपको बता दिया कि आज हम जब रोड पर आ गए, आज हमारी ये 2 साल बाद जब हम जगह जगह भटक लिए, आज हम जब रोड पर आ चुके हैं, अब मैं आपको स्थिति अपनी ये बता दूं साहब कि अब हम कार्य तो करना असंभव है। जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, हमारे ठेकेदार भाइयों का कहना है हम योजनाओं में पानी नहीं चला सकते हैं। हमारा 1 साल का रखरखाव समय होता है, वो भी समाप्त हो जाने के बाद आज हम लोग 1.5 2 साल से योजना चला रहे हैं, तो उसका पैसा कौन देगा? तो अब हमारे ठेकेदार भाई का कहना है कि हम योजनाएं बंद कर देंगे, हम पानी नहीं देंगे। और हमारी यहाँ भी मांग नहीं मानी गई तो हम भारत सरकार के पास भी जाएंगे और वहाँ भी सड़क पर बैठेंगे। हम अपने सारे अभी और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सचिन मित्तल। मित्तल जी, किस तरीके से देख रहे हैं 1200 भुगतान रोका है? जल जीवन मिशन का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, प्रधानमंत्री की छवि पे भी डेंट लगेगा, साथ क्या आने वाले सरकार हमारे इस हमने 20 से 25 बार गुजारिश की है, पर सरकार ने, विभाग ने, शासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है हमारा, और हम लोगों का पूरा उत्पीड़न महसूस कर रहे हैं। हमारे पीछे कम से कम 1 लाख परिवार है जो मजदूर है, कर्मचारी है। जब सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी दे रही है तो हम अपने कर्मचारियों को कहाँ लेके जाए? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जो हमारे ठेकेदार भाई है आज जो मजबूर हो चुके हैं कि स्कीम वो चला नहीं पाएंगे, मेंटेनेंस की कोई पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हम मशीनरी का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, बैंकों का ब्याज देने का कोई हमारे पास पैसा नहीं बचा है। और आज सब यहाँ बड़े छोटे सभी तरह के ठेकेदार है, आज ये मजबूरी आ चुकी है कि हमें लोगों को सड़क पे बैठना पड़ रहा है। और विभाग की जिस तरह से हमारी बातों की मांगों को अनसुनी कर रहा है, उसको देख के लगता है कि उनका हमारी मांगों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। और इसका मुझे लगता है कि आने वाले समय में नुकसान सरकार को भी उठाना पड़ेगा, पर वो नुकसान से हमें कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारा ठेकेदारों का मंच है। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो हमारा भुगतान है वो कराए, जिससे हमारे कर्मचारियों को घर में दाल रोटी उनकी चल सके, और जो भी कार्य है जो रह गए वो पूर्ण हो सके। क्योंकि अगर पानी बंद हो गया तो निश्चित तौर पे सरकार बहुत बड़ी परेशानी में आ सकती है, और जो हम कभी करना नहीं चाह रहे, पर अब मजबूरी में शायद कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाए कि वो भी कदम हमें उठाना पड़े। कितने महीने पिछले 2 सालों से लगातार हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार ज्ञापन भी दे रहे हैं, पर उसके बावजूद भी सिर्फ यही, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि नए नए शगुफे छोड़ दिए जाते हैं कि अभी केएमएल फाइल होनी है, अभी कुछ आईडी बननी है और कुछ बनना है, अभी थर्ड पार्टी की जांच हो रही है। उनका हमारा कहना ये है जो भी कार्य हुए हैं वो डिपार्टमेंट की देखरेख में हुए हैं, थर्ड पार्टी की देखरेख में हुए हैं, तो गुणवत्ता पे इशू कैसे आ गया? अगर 1-8% कहीं है तो सरकार उसका रोके। हम उसके मना नहीं कर रहे हैं, पर 99% क्यों पिस रहे हैं उसके वजह से। और हमारी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑलरेडी एक अच्छा खासा अमाउंट सरकार के पास है, बैंक गारंटी की फॉर्म में और सिक्योरिटी की फॉर्म में, जो बिलों से काटा जाता है।
किस तरीके की आपको लग रहा है कि त्रुटि बता रहे हैं कि कोई कमी है, ऐसे कुछ बताई उन्होंने अभी तक कमी क्या? अगर आप सरकार या कोई विभाग पैसा ना देने के लिए, उलझाने के लिए करती है, तो गुणवत्ता के लिए मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्टर ने अकेले कोई कार्य नहीं किया। कार्य उत्तराखंड पेयजल निगम की देखरेख या उत्तराखंड जल संस्थान की देखरेख, उसके बाद इसमें भारत सरकार द्वारा जो थर्ड पार्टी लगाई गई थी उसने लगातार जांच की है। उसकी देखरेख में काम होने के बावजूद गुणवत्ता पर कैसे आरोप लगाया जा सकता है? और अगर गुणवत्ता के पे आरोप लगा और ठेकेदार का भुगतान रुका, तो क्या किसी अधिकारी की तनख्वाह रोकी गई? ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया तो क्या किसी अधिकारी को निष्कासित किया गया? अगर नहीं किया तो क्यों? खाली ठेकेदार क्यों? क्या ठेकेदार ने अकेले गुणवत्ता में कोई कमी करी? अधिकारी कहाँ सो रहे थे? अधिकारी कहाँ थे? जबकि सारे काम जो भी हमारे मित्र भाई हैं, ठेकेदार भाई हैं, हम जो भी काम करते हैं, एक संस्था है उत्तराखंड पेयजल निगम जल संस्थान, जिसके ऊपर भारत सरकार की थर्ड पार्टी है। उसकी देखरेख में जब आदमी काम कर रहा है तो गुणवत्ता पर कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं? गुणवत्ता क्यों खराब हुई? ये पैसा ना देने के बहाने हैं, केवल उलझा के रखना है। अगर कहीं, मैं फिर भी इसमें आपसे कहता हूं, अगर 1-8% कहीं कुछ ऐसा है तो उसकी जांच कर ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और अधिकारी के पे भी की जानी चाहिए ना। अधिकारी क्यों उससे बच के रहता है? बिल्कुल, देखिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी भी तरीके की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता किया गया है। और कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन गोयल है। आप पेमेंट नहीं हो रही है, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 साल से विभाग के साथ रस्साकसी भी चल रही थी कि विभाग पेमेंट कर दे। आज जब मजबूरन आपके घरों पर मजदूरों का या कहीं की मजदूरों ने आकर बातचीत करी होगी, या किसी भी तरीके की जो हम जब उन लोगों के, तो उनको भी मजबूर है। ऑपरेटर्स जो लोग पंपिंग स्कीम चला रहे हैं उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो स्कीमें कैसे चला पाएंगे? और किसी का पानी बंद हो जाना वो अपने आप में एक सोशल गलत चीज है कि अगर किसी के घर में एक बार पानी आ गया तो वो बंद हो जाए ऑपरेटर की तनख्वाह ना मिलने से। तो रिक्वेस्ट यही करने आए हैं सब लोग कि भाई कैसे भी करके आप हमारे फंड्स मैनेज करो, जो भी रास्ता हो सकता है। टेक्निकली मुझे नहीं पता कि वो क्या रास्ते होंगे कि पैसा कैसे आएगा और कैसे मिल पाएगा, पर कैसे भी करके सरकार को, राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे तत्कालिक राहत दी जा सकती है ठेकेदारों को, जिससे बचे हुए काम पूरे हो सके और एटलीस्ट ऑपरेटर्स की सैलरी सर्व होती रहे, ताकि स्कीमें चलती रहें। हमारा किसी का उद्देश्य स्कीमों को बंद करना नहीं है, पर चला नहीं पा रहे हैं हम। में क्या क्या प्रोग्राम थे, किस किस तरीके के लोगों को बकाया पहुंचा? रूरल वाटर सप्लाई स्कीम बनाने का प्रोविजन था, ये देश के रूरल एरियाज को कवर कर रही थी और 55 LPCD के हिसाब से पानी देने के लिए ये योजनाएं बनाई गई थी। जल जीवन मिशन प्रोग्राम के अंदर एक ही बारी में इतने बड़े लेवल पे सारे काम कराने की वजह से भी शायद कुछ दिक्कतें आई हों। और जहां बात, जैसे देव जी कह रहे थे कि क्वालिटी को लेके इशू है, तो क्वालिटी को लेके हो सकता है कि 1% इशू हो, तो उस 1% को गाइडलाइन बना के बाकी सबके पैसे टांग देना इज नॉट अ गुड थिंग। और सब उसी तरह परेशान है, जो कमी होंगी उसे रेक्टिफाई भी करेंगे और हमेशा किया है। कोई भी जल निगम का नया ठेकेदार नहीं, जल संस्थान का नया ठेकेदार नहीं, सब बहुत पुराने ठेकेदार हैं। सबने कभी भी कोई कम, बाद में भी खड़े होते हैं। जब हमारा डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद भी हम लोग खड़े होते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी गलती भी मानते हैं और उसे रेक्टिफाई भी करते हैं। इसीलिए चल भी रही है चीजें। पर इस समय के माहौल में चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत ज्यादा दुखी हैं। अपनी मांगे पूरी रख दी हैं सरकार के सामने, हम विवश हैं। इसके बाद अगर पेमेंट नहीं होते तो उसके बाद हमारा जो है सार्वजनिक फैसला ये है कि हम पानी बंद कर देंगे और हम इसमें मजबूर हैं। ये हम कोई चाहते नहीं है, ना हमारी कोई ये ऐसा षड्यंत्र की तरह से ना देखा जाए, इसे हमें मजबूरी, हमारी मजबूरी समझा जाए। कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, कुछ बता पाएंगे? कोई आंकड़ा है कि कितने? देखिए, ऐसा कोई आंकड़ा तो मैं नहीं यहाँ पे नहीं बता सकता, पर क्या है, लाखों लोग जो हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि पानी से तो आप समझ ही रहे हैं, जितनी स्कीमें चलेंगी उससे पानी, कई गाँव जो है इसमें फीड होता है। तो पूरी तरीके से ये है कि बहुत लोग इससे जो है प्रभावित होने की संभावना है। अगर पैसा नहीं मिलता आप लोगों को जी, तो लाखों लोग प्रभावित हो लाखों जाएंगे। लोग प्रभावित हैं, बिल्कुल। आगे पानी बंद करने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं मिलता तब क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति हमारी साफ है, शुरुआत से ही जो है हम शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक ही करेंगे। कोई उग्र वो करने का हमारा कोई मतलब हम नहीं समझते कि हम इस तरीके से जाएंगे।
पर यह है कि सरकार को इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमने सरकार के लिए काम किया है, सरकार को अब हमारे बारे में सोचना चाहिए। तो ये कुछ और लोग थे जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से पेमेंट नहीं मिल रही है। कुछ और एक और व्यक्ति हैं। सर क्या नाम है आपका? जोशी जी, किस तरीके से देख रहे हैं? भुगतान नहीं हुआ, लाखों लोग प्रभावित होने जा रहे हैं क्योंकि स्कीम बंद हो जाएगी, पानी बंद कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे लाखों लोगों के घर का पानी बंद हो जाएगा। वैसे ऐसा करने की कोई ऐसी मंशा न यूनियन की है न ठेकेदारों की है, लेकिन क्या है कि कुछ अपने जो फाइनेंशियल कारण होंगे उसके बाद जब हम ऑपरेटर्स की तनख्वाह नहीं दे पाएंगे या मतलब जो पंपिंग स्कीमें हैं, जो ग्रेविटी है वो तो चलती रहेंगी खैर, लेकिन जब ये हम ऑपरेटर्स वगैरह की तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, ऑपरेशन नहीं उनको नहीं पैसा दे पाएंगे तो वो लोग स्वतः ही अपना आप काम छोड़ के चले जाएंगे। और हम ऐसी स्थिति में है नहीं। सारे के सारे खाते हमारे एनपीए होने जा रहे हैं, बच्चों की फीस हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है और घर पे भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि भाई एक तरीके से मजबूरी में इनको ये करना पड़ेगा क्योंकि फंड जो था वो लगा दिया, पैसा मिल नहीं रहा है और साथ ही साथ जो दबाव है वो भी बन रहा है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं होता तो क्या कुछ ऐसा और कोई रास्ता बन सकता है जिससे कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएँ या कहें कि प्रोजेक्ट आगे गवर्नमेंट को ही दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ही देखेगी वो रास्ता, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। जनरली क्या होता था कि जो कॉन्ट्रैक्टर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर कभी नहीं जाता था अपने भुगतान के लिए। रही बात आपकी, आपने पहले ही प्रश्न किया कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज है, पार्ट पेमेंट सब जगह होती है और ऐसा कोई नहीं होता। पार्ट पेमेंट की तो छोड़िए, जिन लोगों ने काम पूरे कंप्लीट करते हैं, मेंटेनेंस ऑपरेशन मेंटेनेंस पीरियड कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और उसके बावजूद भी उनको भुगतान नहीं मिल पा रहा है, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और परेशानी वाली बात तो है ही ठेकेदारों के लिए। लेकिन इससे अब मैं तो ये समझता हूँ जी कि सरकारों की छवि बहुत ख़राब हो रही है इससे। क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रहेगी? देखिए ऐसा है कि जल जीवन मिशन में उत्तराखंड ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और 97% परिवारों को एफएसटीसी दे दिए गए हैं और ऐसी स्थिति में हमारी प्रोग्रेस अच्छी है। प्रोजेक्ट टाइम से या टाइम से पहले कंप्लीट किए जा रहे हैं। कुछ फंड रिलीज को लेकर के इश्यूज़ रहे हैं, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्तर से समय रहते अपना जो शेयर है वो भी रिलीज़ किया और शेयर से बियॉन्ड भी जो ठेकेदार लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सही करने के लिए, उनको मदद करने के लिए उन्होंने पैसा रिलीज़ किया है स्टेट शेयर से ज़्यादा भी। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है और मुझे लगता है कि जल्दी हमें भारत सरकार से और राज्य सरकार से पैसा रिलीज़ हो जाएगा और हम लोग वो फंड रिलीज़ करेंगे और इस योजना सारी कंप्लीट करा लेंगे। 2.5 साल से देनदारी बता रहे हो, कह रहे कि एफसीआर नहीं लगने की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, एफसीआर की वजह से नहीं है। इसमें ऐसा है कि हम लोगों को हर स्कीम की हर कंपोनेंट की आईडी क्रिएट करनी थी और ऐसी परिस्थिति में वो आईडी क्रिएट करने का निर्णय भारत सरकार ने जैसे हमें निर्देश दिए, हम लोगों ने अपनी पूरी टीम उसमें लगा दी है और जल्दी जैसे आईडी क्रिएट होती जाएंगी हम लोगों को भारत सरकार से पैसा मिलता जाएगा। तो एफसीआर का इशू ये है कि जो स्कीम कंप्लीट हो गई उनकी फाइनल कंप्लीशन रिपोर्ट लगनी है। वो इशू इन्होंने बताया कि कुछ स्कीम्स कंप्लीट हो गई, उनकी एफसीआर नहीं आए, तो मैंने इनसे कहा है कि आप हमें मदद करें, बताएं कौन सी स्कीम है, हम लोग उसको लग करके जल निगम और जल संस्थान के साथ एक टीम के रूप में काम करते हैं, हम लोग उसको कंप्लीट करा लेंगे। वो इशू नहीं है, इशू ये है कि फाइनेंशियल रिलीज हो जाएगा तो स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिर दिक्कत नहीं होगी। सर एक और सवाल है, इन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान को टेक्निकल जो काम है वो समझाया। ग्राम प्रधान को अगर हर घर जल सर्टिफिकेशन के उसको टेक्निकल के लिए नहीं कहा गया है, उसको ये कहा गया कि ग्राम प्रधान अगर मान लीजिए मैंने कोई स्कीम बनाई और मैंने कहा है कि 100 परिवारों को जल देना है, तो ग्राम प्रधान को ये वेरीफाई करना है कि हाँ वो 100 परिवारों को सभी जगह टैप लग गया है, टैप में पानी आ रहा है मानक के अनुरूप कि नहीं आ रहा है, मतलब क्वालिटी वाटर, क्लीन वाटर और क्वांटिटी तीनों चीज़ देख करके सिर्फ उसको ये बताना है। टेक्निकलिटीज़ के लिए उसमें नहीं है। हर घर जल में एक ओपन मीटिंग होती है जिसमें सभी लोग सर्टिफाई करते हैं, उसका वीडियो बनता है, तो एक टेक्निकल जांच नहीं है कि एक टेक्निकल टीम आकर के उसको इंस्पेक्ट करेगी और प्रधान भी टेक्निकल नहीं, उनको सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों को रिपोर्ट करना है, चेक करना है कि हाँ सभी को पानी मिल रहा है, हाँ सभी को ये हो रहा है। सर इन लोगों का एक और कहना है कि ग्राम प्रधान फैक्ट पे ना काम करके वो स्कीम के अमाउंट के बारे में पूछता है कि कितने की स्कीम है और उस हिसाब से वो कहा है कि ऐसा कोई ग्राम प्रधान आपके साथ करे तो हमें बताएं, पंचायती राज विभाग की मदद से कर लेंगे। इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल, ये थे विशाल मिश्रा जी, जल जीवन मिशन के हेड हैं जो प्रोजेक्ट है, और इन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई बात नहीं है और आने वाले समय में जब एफसीआर पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा उसके बाद रिपोर्ट्स बनने के बाद निश्चित ही जो केंद्र सरकार का जो पैसा है, जो रेशियो का पैसा उनसे मिलना है वो जल्द दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो भारत सरकार के अलावा जो राज्य सरकार का पैसा है वो
अमाउंट जो जाना था 10%, उससे भी ज़्यादा पैसा दिया जा चुका है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र फलाल के साथ देहरादून से संजय शर्मा।